हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। इस चैनल पर 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, जो कि सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, एच टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सोशल साइंस की एनसीईआरटी 6 to 8 पूरी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीतिक मतलब सभी पढ़ाई जाएगी, जो जो 6 to 8 में आता है सारा। तो आप सभी को इस चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो आप जाकर देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर के पेपर 2 के सोशल साइंस का जो पेपर 2 आता ना सी टेट का, उसके पेपर भी लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी देख सकते हो 2011 से 2023 तक के सारे पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें डलिए, तो आप सभी जाकर वहाँ देख सकते हो। और डेली वाइज क्लासेस भी चल रही हैं 6 to 8 की, तो आप ये भी देख सकते हो। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और शेयर भी कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना लगाते हुए क्लास। तो हमारी यहाँ 4th क्लास होगी, ये 5वीं क्लास है, 5th क्लास है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम एनसीईआरटी की। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं हम क्या है। कुतुब मीनार के पहले छज्जे, यानी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? शासक और इमारतों के बारे में। हमने पिछला 4th क्लास पढ़ लिया मुगलों के बारे में, अब हम शासक और इमारतों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है कौन? कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लगभग क्या प्रदर्शित करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कब? जो कुतुब मीनार है ना, उस छज्जे को प्रदर्शित करता है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण करवाया था। एवं छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने भी हैं। क्या? जैसे कि छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं। ये अभिलेख अरबी में है, और गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार है। तो अभी हम बताएंगे चित्र के इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, नीचे है तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। एवं 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? जैसे देखो, इस प्रकार इस इमारत को बताया जा रहा है कि इतना छज्जा होता था, गोल ये प्रकार की बनी होती थी, इस पर बीच में लेखिए लिखे रहते थे, इस प्रकार इसको बताया जा रहा है। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया है। कौन कौन? पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित और दूसरी तरह की इमारतें देखते हैं। पहली तरह की सुरक्षित तथा इस दुनिया, और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मस्जिद, मंदिर, भोज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। इस प्रकार से दूसरी थी, पहली तो आपको बताई दी सुरक्षित इमारतें थी। तो इनके बारे में पढ़ते हैं अपनी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत थी। कैसी थी? ये रही कुतुब मीनार, कितनी? 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे होती थीं। जो अभिलेख की पट्टियां है ना, तो उसकी जो पहला छज्जा है ना, यहाँ है, ये इस प्रकार से पहला है, पहला जैसे पहला मंजिल है, इसके नीचे, इमारतों के नीचे ये अभिलेख हुए हैं, तो बोला ना नीचे, ठीक है, पहले ही मंजिल पर। फिर है इसके बाद में कि कुतुबुद्दीन, मतलब पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, ठीक है, कुतुब मीनार। फिर है कई वर्षों में यह इमारत आदि तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई फिर से। लेकिन पहले तो वही है, कौन? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हीं ने पहले शुरुआत की थी। फिर इल्तुतमिश इस प्रकार से होते गए, ठीक है। फिर है आगरा के किले के निर्माण में लगा श्रम कितना था? अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है।
फिर है संरक्षित तथा, बता ही दिया मैंने, तो आपको बता ही दिया कि पहला और दूसरी किस प्रकार इमारतें बनाई जाती थी। फिर है बे मंदिरों और मस्जिदों, बे मंदिरों मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए पढ़ा है दोस्तों कि बीच का कोई काम का नहीं, जो आपके एग्जाम लायक है वही पढ़ाएंगे। तो बे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के विशेष अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से आपको एक बात बता दें कि आपको थोड़ी देखो बोरिंग लगे या कोई भी लगे, ये एनसीईआरटी शुरू से पूरी पढ़ा रही हूँ आपको, तो उसमें देखो जो अच्छा है तो आपको अच्छा भी लगे। पिछला पार्ट इतना अच्छा था कि बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था, बहुत अच्छा लगा, हमने मतलब मुगलों के बारे में पढ़ा जाना। अब इसमें थोड़ी इमारतें आ गई, फिर उसी में शासक, तो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप की, लेकिन आप पढ़ो उसको, आप पढ़ते हो ना, तो जब जाके हम प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं जो इसी चैनल पर लगवाए जा रहे हैं सीटेट के सोशल साइंस के, तो उसमें से बहुत कुछ क्वेश्चन हमें रिपीट हो रहा है, इसी में से आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि हाँ कठिन है क्या है, क्योंकि पढ़ के एक पेपर लगा रहे हैं ना, तो कुछ याद आ जा रहा है कि हाँ जी है था, उसमें थ्योरी में था, तो वहाँ हम क्वेश्चन का आंसर टिक कर दे रहे हैं। इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे वो पता है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लोगे तो कोई भी एग्जाम लगाने में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसका सोशल साइंस है ओबियसली वही पढ़ाया जा रहा है। फिर है राजस्थान के बूंदी में स्थित, राजस्थान के कहाँ, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था, और अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में हुआ था, जो किसने करवाया था, रानी नथावत जी ने करवाया था। फिर चलो आगे देखते हैं। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खम्भों के आर पार एक अनुप्रस्थ सह तीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ देता निर्माण कहलाई जाती थी। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती थी। जो इम्पोर्टेंट लाइन है आपको, क्योंकि ये कुछ हाईलाइट करके रखा है कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ो, क्योंकि वो आ सकती है एग्जाम में, कि वास्तुकला की शैली, वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई, क्या कहलाई, टोड़ा निर्माण। फिर है दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा, दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। फिर है मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। तो ये रही हमारी दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम की तस्वीरें, ठीक है। फिर है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण शिव की स्तुति में बनाए गए, और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया, तथा मंदिर की योजना है एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश और भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक जाता था, उसका जो भी दरवाजे है, मतलब उस प्रकार से कि वो बोल रहे कि जो मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार होता है ना, तो उसका भाग मंडप से कहाँ तक जाता था ये बताने की कोशिश है। फिर प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। ये तो आपको पता ही होगा, हर मंदिर में जो मुख्य एक मूर्ति होती ना भगवान की, वो गर्भगृह में ही रखी जाती है। फिर है केवल राजा, उनका निकटतम परिवार ही पुरोहित एवं एकत्रित होते थे ये सभी। फिर है खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, तथा सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी उन मंदिरों में। ये मंदिर सुपरिकृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। आपने देख ही लिए कि इस प्रकार के मंदिर थे पहले। तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में से सबसे ऊंचा था। जो तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर है तो उस समय के मंदिरों से सबसे ऊंचा था। एवं फिर है कि शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतनी भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलर द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए
4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया। आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से कैसे बनाया होगा, किस प्रकार से काम करवाया गया होगा, किस प्रकार से इस प्रकार के मंदिर बनाए गए होंगे। तो वही जानकारी है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है, एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है। एक गांव को क्या कहा जाता है? चारुपल्लम। तो जिसका शाब्दिक अर्थ है क्या? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। इसलिए उसका चारुपल्लम नाम पड़ा उस गांव का, क्योंकि चढ़ाईदार रास्ते का गांव था वो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली एवं संविधि परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसूचना का भार काफी मेहराओं पर डाल दिया जाता है। वास्तुकला का यह चपाकार रूप था। मेहराव जानते क्या होता है? तो मेहराव होता है हमारा ये दरवाजे की ये वाली जगह, इसको मेहराव बोला जाता है। ठीक है, ये मेहराव, इसको मेहराव का विशुद्ध रूप क्या है? मेहराव के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराव का आधारशिला पर देती है, क्योंकि ये जो यहाँ कसाई होती है ना, मतलब दरवाजे को अच्छा फिटिंग कहा जाता है, तो उसको उसकी इस पार्ट को मेहराव कहा जाता है। ठीक है, और वास्तुकला का यह चपाकार रूप भी कहलाता है। ठीक है, फिर अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। दूसरी 2 प्रकार की इसलिए ना, तो निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी। आप समझ सकते हो, यही दिया गया है कि उच्च श्रेणी की होती थी, इसमें कंक्रीट बनती थी। इससे इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से होता था, तेजी से होता था। इस प्रकार से इस चित्र में दिया भी गया, ये बना रहे देखो मेहराव इसको बोलते हैं, जो मंदिर टाइप में इस प्रकार से बने होते हैं कोई भी चित्र, तो उनको ये बना रहे हैं। देखो ये सिपाही सभी लोग यहाँ से सामान ढोया जा रहा है, यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से मेहराव का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराव प्रारंभिक 14वीं सदी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में किया गया था। जो मेहराव का विशुद्ध रूप यहाँ बनाया गया था, जैसे अलाई दरवाजा है, ये कौन है? ये अलाई दरवाजे में 14वीं अलाई दरवाजे में मेहराब बनाया गया था। कब? 14वीं सदी में कुब्बत अद इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाई गई थी। ठीक है, फिर है आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती है चित्रकारी। इसे का अकबरनामा से लिया गया है। कहाँ से? अकबरनामा से। ठीक है, फिर है इसी प्रकार मंदिरों मस्जिदों का निर्माण कराया बहुत सुंदर तरीके से। वही कुछ खास नहीं, चलो अब आगे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। ये अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजदेव ने करवाया था। किसका? राजराजेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारे राजा राजदेव ने करवाया था। फिर है मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी भी बताया है। फिर है अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि आज और उसके देवता, राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते थे। एवं क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। क्या था? राजराजेश्वर नाम है जो मंगलकारी था, इसलिए भगवान से मिलते थे उनके नाम। ठीक है, फिर धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिरों में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान भी करता था। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं कि मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगी द्वारा विश्व का एक लघु रूप ही था। यह मंदिर राजराजेश्वर एक मंदिर विश्व का लघु रूप ही था। फिर है मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को आगे पढ़ते हैं हम क्या शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान अधिकर्ता मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। इसलिए वो सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। तो ऊपर जाकर हम देखते हैं कि देखो क्या अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 1656 में शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। जामी मस्जिद की योजना, तो देखो ये जामी मस्जिद इस प्रकार से बनाई गई थी। ठीक है, देख सकते हो। फिर है
एक मक्का की ओर इसका दरवाज़ा था, मक्का की ओर ये संकेत कर रहा है। इसलिए फारसी शब्द आबाद और आबादी आपसे निकला है एवं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ है जनसंख्या का समृद्ध, दोनों ही। ठीक है, फिर है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है हमारा क्या, चलो आगे पढ़ते हैं। पहले सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कोहिना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। इसको हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। दिल्ली ए कोहिना है जो सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाया था। कौन सा? दिल्ली ए कोहिना, दिल्ली ए कोहिना। देख लिया ना आपने इस प्रकार से। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं हम अपना। फिर है हमारा कि शासक प्रहा सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों तथा तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद तथा अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने और उपासना का हिस्सा भी होते थे। हम हर मंदिर साहिब, स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर, जी है अमृतसर हमारा, अमृतसर। ठीक है ना, अमृतसर के बारे में कई पार्टों में पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यान राजा श्रीनगर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 821 से 851 को पराजित किया था, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु का इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बना बुद्ध की मूर्ति भी ले गया और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं भी, इन सभी को उसने जब्त कर लिया था। ठीक है, फिर सिहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था ना, तो अगले ही सिहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदिरा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। और बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो मुगल चारबाग इस प्रकार था, हुमायूं के मकबरे में चारबाग दिल्ली में इस प्रकार से था, इसको बताया गया है। और कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग इस प्रकार का था। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फिर है हमारा कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। फिर है अधूरी सूची, जैसे फिर है चाणक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा, कई प्रकार की मूर्तियां, नंदी मूर्ति, उड़ीसा में कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा, इस प्रकार से कई प्रतिमाएं लूट ले गए थे। ठीक है, फिर है गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो गजनी का सुल्तान था वो महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। फिर मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते हैं। ठीक है, फिर है अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे एवं अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। फिर है अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नगरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। तो ये इस प्रकार से थे, आपको बताते हैं। देखो ये क्या बाग, मकबरे तथा किले के बारे में बता रहा है कि कैसे थे। चलो देखो ऐसे थे, देखो इस प्रकार से कि देखो चारों तरफ से ये पट्टियाँ बनाई हैं, इस प्रकार से पेड़ पौधे बीचों में भी लगाए हैं। ये नहर, यहाँ से पानी इनमें डाला जाता होगा, इन चारों साइड से लोग बनाए इस प्रकार से पेड़ पौधे, कितना अच्छा वातावरण लग रहा है वैसे।
4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 भाग कहलाते थे। क्यों 4 भाग क्यों कहलाते थे? क्योंकि 1 2 3 4 4 समान भागों में बटे हुए हैं, इसलिए इनको 4 भाग कहा जाता था। फिर 4 भाग बनाने का परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। जैसे कोई पूछा जाए पेपर में 4 भाग बनाने की परंपरा कब से स्टार्ट हुई थी, तो अकबर के समय से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 भागों को कश्मीर आगरा दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कुछ जैसे 4 बाग हुए तो कश्मीर आगरा दिल्ली में शाहजहां और जहांगीर ने बनवाए थे। फिर आगे है कि इनकी प्रेरणा अकबर के वस्तु शिल्पकियों ने उनके मध्य ईसाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार था। मेहराबदार मैंने बताया था ना, ऐसे वाला प्रवेश द्वार, ठीक है ना, ऐसे डिजाइन वाला बिल्कुल ऐसे, ठीक है। प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए एवं यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 भाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिससे एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर के से बने थे। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी पर ध्यान दें। चलो देखते हैं इस प्रकार से। देखो ये हमारा क्या संगमरमर, इसी के बारे में बताया कि चारों तरफ संगमरमर से, सफ़ेद संगमरमर से बने थे एवं बलुआ पत्थर से बना था ये। तो फिर इसके बारे में बताया जा रहा था ऊपर। फिर 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, 1562 एवं 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, ठीक है। तो मकबरा देखते हैं हम। दिल्ली में दीवान-ए आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में हुआ था। देखो ये सिंहासन का निर्माण दिल्ली में। फिर है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित चार बार चहल सुतून अथवा 40 खम्भों के सभा भवन की कहलाते थे। फिर आगे हमारा क्या, उसे प्रहाग किबला एवं नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय किबला कहा जाता था इसको, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था, जिससे ताकि इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, तो राजा को ईश्वर के समान माना जाता था। फिर शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। शासन में आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। फिर 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार में नदी तट बाग कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें इतिहासकार? नदी तट बाग। फिर है ताजमहल। शाहजहां ने अपने शासन की भावात्मक वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तटबाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। एवं फिर दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी के आगे फिर क्या है नदी, इस प्रकार से नदी 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। चलो देखते हैं यहाँ पर हम। देखो इस प्रकार से हमारा ये रहा क्या, आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 में हुआ है। आगरा के ताजमहल का निर्माण 1683 में हुआ है। फिर है
हमारा ये है अभिजातों के बाग महल स्थित है, ताजमहल बाई ओर स्थित है। तो ये बताया जा रहा कि जो हमारा बाग महल बनाए गए थे ना, तो किस प्रकार से बनाए गए थे, किस प्रकार से बाग थे, कहाँ ताजमहल था, कहाँ बाग थे, यमुना नदी ये गई, ताजमहल यहाँ था। इस प्रकार से ये लाइनें बताएंगे। ये है नक्शा। कब का है नक्शा? तो नक्शा है 1850 का, शाहजहानाबाद का है ये नक्शा। तो आपको कुछ समझ आ रहा हो तो समझ सकते हो कि एक नक्शा बहुत खतरनाक नक्शा है, इसको समझने में आपको बहुत दिक्कत होगी। चलो आगे चलते हैं। क्या आपको दिख ही रहा? अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर करवाना पड़ता था, क्योंकि 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का पर्याप्त आदान प्रदान भी हुआ। उदाहरण के लिए जैसे विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव भी पड़ा है। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। फिर है देखो इस प्रकार। फिर वृंदावन में, ये है वृंदावन के चित्र, ठीक है। वृंदावन में क्या कि वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590 में इस मंदिर का निर्माण 1590 में इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। और चार में से क्या प्रतिच्छेदी महराओं पर ध्यान दे जिनसे इसकी ऊंची भीति छत का निर्माण किया गया। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। देखो 4 प्रकार है, बोला ना 4 प्रकार से बनाया गया। 1 भाग, 2 भाग, तीसरा भाग, ये है चौथा भाग, इधर भी है। ऐसे इस प्रकार से 4 1 2 3 4 तो ऐसे बनाया गया है। फिर आगे देखते हैं। मुगल शासक ने अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग भी किया। एवं अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव भी दिखा मिला है। फिर 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के बहुत सारे इस प्रकार से देखो इस प्रकार से ये रहा हमारा 18वीं शताब्दी का चित्र। थोड़ा छोटा करके देखते हैं। तो अब इसमें है फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ टेक एक गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक प्रभावित क्षेत्र है। ये रहा हमारा, ठीक है। इसको बताया जा रहा है। चलो अब नीचे देखते हैं। आसमान में छूते चर्च, ये रहे आसमान में छूते चर्च हमारी, ठीक है। ये रहे, तो इनके बारे में पढ़ते। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्च के निर्माण के प्रयास शुरू हो गए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशिष्टताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिससे प्रभा बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुस्तें, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े हैं। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉटर डम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा फोर्थ होता है पूरा। हमारा जो इस 5th पार्ट था ना, 5th चैप्टर, तो वो होता है कंप्लीट। और इस प्रकार से 2nd चैप्टर वो आगे वाला अगला चैप्टर अगली क्लास में मिलेगा आप सभी को। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस भी कर लीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर भी कर दिए, ज़्यादा नहीं, एक को ही शेयर करते जाइए तो ही काम भी। 6 to 8 की NCERT संपूर्ण पढ़ाई जा रही है। और सोशल साइंस की और CTET पेपर 2 का सोशल साइंस का है जिसका, तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं। इसी चैनल पर जाकर आप सभी देख सकते हो। सभी प्लेलिस्ट बना दी गई है और
कम से कम 1-2 को आप सभी शेयर भी कर दीजिए। 1-2 को ही, ज़्यादा तो करवानी है, 1-1-2 को सभी करते जाइए, क्योंकि उसकी उनकी भी मदद हो सके कम से कम, जिन जिन के पास नहीं है क्लासेस इस प्रकार से संपूर्ण थ्योरी नहीं उनको मिल पा रही है, तो वो पढ़ें थ्योरी और प्रीवियस, क्योंकि इस चैनल पर दोनों ही चीज़ आपको मिल रही है। प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाए जा रहे हैं और एनसीईआरटी की थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है, तो आपको दोनों ही मिल रहे हैं। बस रही बात पेडागोजी की, तो उसके लिए बहुत सारी क्लासेस डली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो आप सभी पढ़ सकते हो, क्योंकि थ्योरी इस प्रकार से संपूर्ण नहीं पढ़ाई जाएगी। बस इंटरेस्टिंग पढ़ा देंगे आपको, और जो इंटरेस्टिंग नहीं है वो नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए आपको सभी पढ़ना है, क्योंकि पेपर में केवल इंटरेस्टिंग नहीं आता है, बोरिंग भी आ जाता है, सभी प्रकार की आती है। तो आप पढ़िए एनसीईआरटी को, क्योंकि तभी आप क्लियर एग्जाम कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी सी है, सी टेट एमपी टेट कोई भी हो जिसका सोशल साइंस है, पेपर में एग्जाम में आता है, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों। आगे के क्लास के लिए वेट करके इंतजार करिए, अगले इसके आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लिए, जो नए आए हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके लिए थैंक यू। अगली क्लास के लिए वेट, और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस दोस्तों।